हेलो मेरे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मिलने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का NCERT बुक से इकाई 4 का द्विघात समीकरण। बच्चों सवाल सीखने से पहले सबसे जरूरी होता है कि हम उस चैप्टर के जो मेन हमारे इंट्रोडक्शन है उनको विधिवत जाने, उनके जड़ को जाने। क्योंकि हम जड़ जब जानेंगे तो सवाल तो बाएं हाथ का खेल है बच्चों। तो उस इंट्रोडक्शन को आज हम जानते हैं। बच्चों पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस द्विघात समीकरण के चैप्टर में 2 बार हम परिचय देंगे। पहला जो इंट्रोडक्शन होगा वो पूरे टॉपिक पर होगा, उनके परिचय पर होगा, उनके डेफिनेशन पर आधारित होगा। और जो दूसरा मेरा इंट्रोडक्शन होगा वह उन एग्जाम्पल पर होगा। जो मैं अपनी तरफ से फिट करके एग्जाम्पल बनाया हूँ वो एग्जाम्पल बताऊंगा और इसके बाद आपका अभ्यास चालू कर दूंगा। जब रूल जानेंगे तो अभ्यास बहुत ही आसानी से आएगा और केवल सवाल लगाने से नहीं आ पाएगा कोई चीज। इसलिए हम रूल जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, सवाल बाद में हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले है कि इकाई 4 द्विघात समीकरण। सबसे पहले जानते हैं हम लोग बहुपद। क्यों बहुपद कह रहे हैं? क्योंकि बहुपद से ही द्विघात समीकरण की उत्पत्ति हुई है। हमने कक्षा 9 में पढ़ा है बहुपद, पोलिनोमियल में बहुपद पढ़ा और उसकी परिभाषा पढ़ा, बहुपद के प्रकार पढ़ा, जैसे एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चार पदी बहुपद। और इसमें अगर घात के आधार पर देखें तो एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद। तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, कक्षा 10 में रखा गया है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे कैसा बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब कैसे? जैसे कि 2 घात होना चाहिए, कम से कम 2 घात। अब 2 घात हो प्लस मान लीजिए कि या माइनस जो भी हो 25 हो तो ये द्विघात बहुपद। अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर घात 3 कर देंगे तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। घात 2 होना चाहिए, न 1 न 3, क्या 2। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद अगर तो डेफिनेशन हो गया, ये किस रूप का होता है, कैसा होता है वो जानते हैं। जैसे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप है बच्चों ax² प्लस b बराबर 0 नहीं प्लस b। ये द्विघात बहुपद है। अगर हम 0 लगा देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो पहले हम बहुपद की चर्चा करते हैं। यह द्विघात बहुपद है, यह भी द्विघात बहुपद है। और ax² प्लस bx प्लस c यह भी द्विघात बहुपद है। बस अधिकतम घात 2 होना चाहिए तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर a ≠ 0। क्यों है ऐसा? इसलिए कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या होगा? देखें, अगर ये ax² प्लस bx प्लस c बर है, अगर हम a को 0 मान लें तो 0x² प्लस bx प्लस c, 0 गुणा x² में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो bx प्लस c, 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो बच्चों ये तो bx प्लस c हो गया, तो घात 1 बच गया। तो द्विघात बहुपद हम नहीं कर सकते। तो द्विघात बहुपद के लिए x² का गुणांक कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जहां a और b और c वास्तविक संख्याएं, जरूरी है वास्तविक संख्या, अवास्तविक होंगी तो कोई मतलब इसका नहीं है, इसलिए वास्तविक ही होनी चाहिए। अब आते हैं द्विघात समीकरण की परिभाषा। किसे कहते हैं द्विघात समीकरण की परिभाषा? तो जो द्विघात बहुपद है ना, ये ax² प्लस bx प्लस c, यही है आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। अगर इसी के आगे अगर 0 कर दिया जाए तो द्विघात बहुपद नहीं कह पाएंगे। अब ये समीकरण बन जाएगा क्योंकि 2 पदों में हो गया, ये बायां पक्ष, ये दाहिना पक्ष। जब 2 पक्ष में जब बन गया तो अब समीकरण कहलाएगा, द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा बच्चों। इसलिए कहेंगे इसको द्विघात समीकरण।
बराबर 0 हो जाता है तो द्विघात समीकरण होता है। किताबी भाषा में देख देखते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि यदि पी एक्स माने बहुपद, इसको हिंदी में होगा पोलिनोमियल एक्स, खैर उससे नहीं मतलब है, ये बहुपद का संकेत है। और देखिए बच्चों ये पी एक्स जो है बहुपद का संकेत है, और पी एक्स करके अगर हम बराबर 0 कर दें तो द्विघात समीकरण का संकेत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद हो तो द्विघात बहुपद न कह करके द्विघात समीकरण कहलाने लगता है बच्चों। इसका मानक रूप क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये द्विघात बहुपद है और बराबर जहां 0 हो गया तो द्विघात समीकरण हो जाता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। अब आते हैं जहां ए और बी सी वास्तविक क्या है, संख्याएं हैं। अब बच्चों इसमें अब जो जितने भी द्विघात समीकरण बनते हैं वो मानक रूप के आधार पर बनते हैं। वो एक्स स्क्वायर एक्स जो का त्यों रहता है, जो मान रखते हैं वो ए के पास, बी के पास और सी के पास, अपने आप सवाल बनने लगते हैं। जैसे अगर हम ए के पास 1 रखें और एक्स स्क्वायर हमारा रहेगा, और बी के पास अगर हम 5 रख दें एक्स रहेगा, प्लस सी के पास 6 रख दें बराबर 0, तो बताइए कि कैसा समीकरण बना, ये द्विघात समीकरण। आपकी इच्छा है कि नहीं सर जी हम ए के यहाँ 2 रखेंगे तो रख दीजिए 2, तो 2 एक्स स्क्वायर। बी के आपका इच्छा है कि हम 6 रखते हैं तो 6 रख लीजिए तो एक्स। सी के और कोई गिनती रख दीजिए बराबर 0, द्विघात समीकरण बन रहा है ना। तो जितने भी द्विघात समीकरण होते हैं वे द्विघात समीकरण के मानक रूप पर ही बनते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जो हम जान गए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, और इस तरह से अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार। क्या द्विघात समीकरण भी कई प्रकार का होता है बच्चों? बिल्कुल होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। वैसे द्विघात समीकरण का मतलब जब बहुपद में अधिकतम घात 2 हो, तो अधिकतम घात 2 तरह से हो सकती है। पहला तो बच्चों देखो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बराबर 25, या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। इसमें भी द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें एक्स है, स्क्वायर है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो इस अवस्था में शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। एक होता है मिश्रित, सेम वही रहेगा, एक्स स्क्वायर कर दिया जाएगा और माइनस 10 एक्स प्लस 25 कर दो, तो क्या पाया आपने, एक्स स्क्वायर पहले भी था, 25 अभी भी है, मगर इसमें क्या आ गया, एक्स भी आया हुआ है। तो ये जब 2 राशियां होंगी तो शुद्ध, और 1 2 3 होंगी तो मिश्रित होता है। तो द्विघात समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो बढ़ते हैं तो द्विघात समीकरण के प्रकार। तो द्विघात समीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कैसे। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। वो क्या होता है शुद्ध द्विघात समीकरण? क्योंकि एग्जाम है, आज 10 का परीक्षा देंगे, अगली बार कभी एसएससी की तैयारी करेंगे, आप रेलवे की तैयारी करेंगे, तो हमें गहराई से जानना चाहिए। देखो बच्चों एनसीईआरटी में जो है इतना व्याख्या करके नहीं दिया है, छोटा मोटा नियम दे करके, एग्जाम्पल दे करके आगे बढ़ गया है। लेकिन चूंकि परिचय है, प्रस्तावना है, ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए रूल खूब जानिए, क्योंकि रूल हमें पूरा जानना चाहिए। विधिवत पूरा कोर्स ही मैं पढ़ा दे रहा हूं, ताकि आप जब तक द्विघात समीकरण का नाम आएगा समझो कि तुमने पूरा कोर्स मुझसे पढ़ा है। निश्चिंत रहिए, इसमें कोई दिक्कत, इसलिए मैं पूरा एक एक फोर के पढ़ा रहा हूं। तो आपका है शुद्ध द्विघात समीकरण। तो जो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। इस तरह से आप परिचय जान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी इसमें एक्स नहीं होगा। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 72 बराबर 0, एक्स बटे 5, 5 बटे एक्स बराबर हो गया। तो ये सब शुद्ध है, क्योंकि इनके जो मान होंगे सीधे रूट में मिलेंगे और वो प्लस माइनस में आएंगे दोनों, इसीलिए शुद्ध है। जरा देख लेते हैं कैसे, व्याख्या कर देते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। अगर इसको देखा जाए तो क्या है, बात करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर अगर ये 25 है तो एक्स बराबर कितना होगा, अंडर रूट 25 प्लस माइनस तो हो जाएगा प्लस माइनस 5। तो शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण में मूल वही होता है, 5 आया लेकिन इसके 2 है, एक बार धन 5 एक और ऋण 5। प्लस माइनस 5 का मतलब होता है धन 5 और ऋण 5, तो एक ही गिनती होगी, बस प्लस माइनस में होगी। इस तरह से ये भी देखिए शुद्ध है। कैसे? क्योंकि अगर ये
आपका है, अगर ये मान लीजिए इसी को बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो बच्चों एक्स बराबर क्या हो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो ये सब शुद्ध द्विघात समीकरण प्लस माइनस दोनों में आता हुआ है। तो ये हमारा हुआ परिचय। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सब परिचय था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी भी देना जरूरी होता है, केवल खाली बस कोर्स पढ़ने से भी कोई विशेष फायदा तो नहीं होता है ना। चलिए तो ये हो गया, इस तरह से इसको देखा जाए अगर तो 2x स्क्वायर माइनस 72 बराबर 0 है, तो इसका अगर तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, तो वही होगा आपका, तो बता दिया गया कि अगर 2x स्क्वायर माइनस 72 बराबर अगर 0 है तो 2x स्क्वायर बराबर जाएगा 72, तो x स्क्वायर बराबर 72 बटे 2, 2 का भागा 72 में देंगे तो x स्क्वायर बराबर 36, तो जान ही गए हैं आप, तो x बराबर क्या होगा अंडर रूट 36 प्लस माइनस तो जाएगा प्लस माइनस 6, फिर वही बात। तो ये सब शुद्ध द्विघात समीकरण है। अगर हम इसकी बात करें, अगर ये कैसे है, ये तो दो घात नहीं दिख रहा है, तो द्विघात समीकरण कैसे हुआ, इसलिए हुआ कि अंश बटे हर बराबर का चिन्ह है, फिर अंश बटे हर तो तिर्यक गुणा किया जाता है, तो अगर आप तिर्यक गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 5 गुणा 5 में करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5। तो ये सब शुद्ध द्विघात समीकरण। अब तो समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब आते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। ये क्या होता है मिश्रित द्विघात समीकरण, वो भी देखते हैं बच्चों। मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है, मैंने जैसा कि कहा आपसे फिर वही बता रहा हूं कि जब एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा तो शुद्ध, इसमें बी एक्स आने लगेगा तो मिश्रित हो जाता है। देखते हैं तो जो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाते हैं। चलिए ठीक है, मानक रूप देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी एक्स जरूर रहेगा, और यही एक्स जब 0 हो जाएगा तो एक्स नहीं रहेगा तो शुद्ध, और एक्स रहेगा तो मिश्रित, यही ध्यान देना है। क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी सी यहाँ भी सी, फर्क क्या है, इसमें बी एक्स है तो मिश्रित, अब बी एक्स नहीं रहेगा तो शुद्ध। ठीक है क्लियर। अच्छा, यहाँ ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है, वास्तविक होना जरूरी है, ए का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, होगा तो क्या होगा, होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 0, तो बस घात दो खत्म हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण कहाँ बचेगा, तब तो ये रैखिक समीकरण का नाम लगेगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए ए का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं उदाहरण देख लेते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण किस रूप के होते हैं। शुद्ध का रूप तो आपने देख लिया कि यह भी द्विघात समीकरण, यह भी, देखिए कैसा शुद्ध, यह भी द्विघात समीकरण लीजिए कैसा मिश्रित, चिन्हिए कैसे है पहचानिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 12x 20। अब आते हैं हम लोग हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये बच्चों वीडियो पूरा परिचय है, ऐसे जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो इसी क्रम में बच्चों आगे हम बढ़ते हैं द्विघात समीकरण के मूल। ये मूल क्या होता है द्विघात समीकरण का, क्या होता है मूल, चलते बढ़ते हैं। देखिए चर के वे सभी मान, चर मतलब अक्षर के चाहे जितने भी मान हो, अगर वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं तो मूल कहलाते हैं, और यदि संतुष्ट नहीं करते हैं तो मूल नहीं कहलाते हैं। और वो संतुष्ट क्या होता है, वही अक्षर का जो मान समीकरण में रखते हैं, और बायां पक्ष बराबर अगर दायां पक्ष हो जाता है तो मूल कहलाएगा, और बायां पक्ष बराबर अगर दायां पक्ष नहीं होगा तो मूल नहीं कहलाएगा। देखते हैं कैसे। चलिए बच्चों, तो ये कह रहा है कि चर के वे सभी मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं उस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो क्या x बराबर -3 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल है, चेक करना है या नहीं, यही चेक करना है। तो कैसे लगाएंगे, हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं x बराबर
क्या कहते हैं, x बराबर ऋण 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों ये लेफ्ट है और जीरो वाला क्या है, राइट है। तो इसी में मान रखेंगे, अगर जीरो आ गया तो मूल है और जीरो अगर नहीं आया तो मूल नहीं है। देखते हैं कैसे। तो रखने पर हो जाएगा, देखिए जहां x तहां -3 रखा जाएगा, जहां x तहां -3। चलिए x स्क्वायर है तो -3 स्क्वायर करेंगे, -3 स्क्वायर प्लस 5 गुणे कितना है, -3 धन 6। बढ़िया आगे बच्चों, ऋण 3 का वर्ग 9 होता है, धन ऋण का गुणा ऋण होगा, 5 3 15 होगा, प्लस बच्चों 6 हो गया, धन 9 और धन 6 तो 9 6 15 हो जाएगा बच्चों, माइनस कितना हो गया 15। 15 में से 15 घटेगा तो शून्य बचेगा, और लेफ्ट हल किया तो क्या, देखो जीरो आ गया ना तो मूल है, तो कहेंगे ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हल किया, राइट मतलब जीरो के बराबर आ गया, तब क्या कहेंगे, अतः x बराबर -3 द्विघात समीकरण क्या, x स्क्वायर यही 5x + 6 बराबर 0 का मूल है। बच्चों अगर रखते मान, अगर x बराबर -3 का जो जीरो आ रहा है, अगर जीरो ना आता तो द्विघात समीकरण का मूल नहीं होता। ठीक है, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला चीज। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग हैं कि नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 क्या है कि कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके मूलों की संख्या केवल 2 ही होती है। और दूसरा नोट ये कहता है कि द्विघात समीकरण को अगर आप मूल निकालते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप द्विघात समीकरण को हल करते हैं, यानी द्विघात समीकरण को मूल निकालना ही द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो प्रत्येक द्विघात समीकरण के केवल 2 ही मूल हो सकते हैं, पहले मूल को अल्फा और दूसरे मूल को बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, अल्फा ये है और बीटा का संकेत ये है। और किसी द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना मतलब द्विघात समीकरण को हल करना होता है। खैर, अब क्रमशः इस परिचय को बढ़ाते हुए आगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां। अब आ गए हम मूल ज्ञात करने पर, केवल इसमें परिचय है बच्चों, सवाल ज्यादा नहीं। सवाल के लिए अलग वीडियो बनाया गया है, पहले जड़ जानिए, जब जड़ मजबूत होगा तो सवाल भी आएगा। इसलिए देखते हैं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने की विधियां। तो 3 विधियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 विधियां। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्णवर्ग विधि। इसे उमर खयाम, मैंने शोध किया, मैंने अध्ययन किया, तब जाकर जाना कि पहले गुणनखंड विधि, दूसरी को पूर्णवर्ग विधि, और पूर्णवर्ग विधि का दूसरा नाम है उमर खयाम विधि, और तीसरी विधि का नाम है सूत्र विधि, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र विधि। अब इसका हम देखते हैं बारी बारी। चलिए देखा, प्रथम विधि का नाम है गुणनखंड विधि, द्वितीय विधि का नाम है पूर्णवर्ग विधि, इसको उमर खयाम विधि के भी नाम से जाना जाता है, और तृतीय विधि श्रीधराचार्य सूत्र विधि। अब हम आगे आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि विधि हम जान गए तो उन विधियों पर हम सवाल भी सीख लेते हैं ताकि एकदम स्पष्ट होता जाए। हर कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यह भी द्विघात समीकरण, यह भी द्विघात समीकरण, यह भी द्विघात समीकरण, यह भी, और इनको केवल किसे लगाना है? गुणनखंड विधि से लगाना है। इन दोनों से हमसे कोई मतलब नहीं है। गुणनखंड विधि से कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के सुंदर नोट्स बनाते जाइए। पूरा कोर्स विधिवत पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए एकदम इत्मीनान से फेयर बनाते जाइए। इसी आशा से पढ़ाया जा रहा है बच्चों। आगे बढ़िए। तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण, इससे पहला सवाल था हमारा क्या? पहला सवाल है हमारा x² + 10x + 21 बराबर 0।
बच्चों अभी आप 10 के छात्र हैं, 9 में आप पढ़ चुके हैं गुणनखंड करना, जब गुणनखंड में ये जीरो नहीं हुआ करता था, और इस टाइप के गुणनखंड आपको काफी सिखाया गया है। और नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके कक्षा 9 का वीडियो देख सकते हैं, इस टाइप के गुणनखंड आपको सिखाया गया है। कि फिर भी मैं आपको विधिवत बताऊंगा कि कैसे हल करेंगे। तो मान लीजिए क्या है, बराबर 0 है, अब हल करना है। बस जब हल करना है तो इसका नियम होता है, इसकी टाइप का पहचान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस बी, यानी ये जो है सवाल आपका वह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो इससे गुणनखंड कैसे करेंगे? तो इसका नियम ये है कि सबसे पहले लास्ट वाली गिनती 21 को देखते हैं, और बच्चों जब 21 को देखते हैं तो 21 का जितना आप 2 भाग कर सकते हो, 2-2 टुकड़ों में कर दो। कैसे? ऐसा पढ़ा पढ़िए कि 21 हवे, जैसे 21 एकम 21, सही भी है, 3 साते 21, और कुछ होता है? और तो नहीं होता कुछ। इतना बात समझ में आ गया। अब ये देखना है कि ठीक जब इस गिनती को आप लिए हैं तो इसके सामने वाले चिन्ह को देखा जाता है कि जोड़ का चिन्ह है कि घटाव का। अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो ये जो 2 भाग किए हैं वह जोड़ने पर ये बीच वाली गिनती आनी चाहिए, ये 10 कैसे आएगा? अगर हम 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 10 नहीं आ रहा है। 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 7 3 10 आ गया ना 10। तो ये वाला हमारा काम करेगा। तो कैसे करेगा आगे देखते हैं। इसके लिए बच्चों करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बनाते हैं, और ये 10 को नहीं लिखते, 10 के जगह पर लिखते हैं 3 धन 7। लिखिए 3 धन 7, ये एक्स हो गया आपका, बाहर कर देते हैं एक्स को, प्लस 21 बराबर 0। अब एक काम करते हैं कि इसे उतार देते हैं, प्लस भी उतरेगा, एक्स का गुणा एक बार 3 में कर देते हैं, नीचे उतार देते हैं, और इस एक्स का गुणा हम 7 में करते हैं, उसे नीचे लिखते हैं। चलिए बढ़िए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, इस एक्स का गुणा 7 में करेंगे तो 7x प्लस 21 बराबर 0। 1 2, इसका एक जोड़ा बनाइए, फिर 1 2, इसका एक जोड़ा बनाइए, और दोनों में गौर करिए कि क्या कॉमन है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो x कॉमन हुआ बच्चों। तो बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर में से एक x अगर बाहर हो गया तो एक x यहाँ बच गया है, प्लस 3 आपका ये बच गया, प्लस 7 देखा जाए तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 21 आ रहा है, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिके 21, 3 बार में आ रहा है, इसलिए दोनों में 7 कॉमन हुआ। जब 7 कॉमन होगा तो x बचेगा, और 7 का भागा जब 21 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये अंदर 3 लिखेंगे। चलिए, तो 7 तिरिके 21 बराबर 0। अब देखिए एक ही कोष्टक, दोनों कोष्टक में एक ही चीज आया, तो दोनों को कॉमन लीजिए, दोनों को बाहर कर दीजिए, हो जाएगा x प्लस 3 और हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 0। अब एक कोष्टक में ये बच गया, दूसरे कोष्टक में ये बच गया, बराबर क्या हो गया? 0। तो यूपी बोर्ड का 10 का नियम है कि इसको इतना करने के बाद क्या करते हैं? यदि लेते हैं। यदि कैसे लेते हैं? लिखते हैं यदि इसे x प्लस 3 बराबर 0, इसके बराबर हम 0 करते हैं, इसके बराबर है 0, इसके बराबर क्या हो गया? 0। तो x बराबर प्लस 3 पक्षांतर करेंगे तो -3, ये पहला मूल मतलब अल्फा मिल गया। अब इसकी बारी आ गई x प्लस 7 वाले की, तो कहेंगे यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर -7, तो दूसरा मूल आ गया। क्योंकि यूपी बोर्ड का पेपर देना है तो बच्चों अतः लिख देंगे x बराबर -3 और -7, तब जाके आपका उत्तर क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, समझने के लिए एक बार फिर से बता देते हैं, ताकि जब ये अगर इत्मीनान से समझ में आएगा तो बच्चों दूसरा भी समझ में आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा, क्योंकि मैं समझने के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। जल्दी जल्दी करके दिक्कत हो जाएगा ना, आराम से पढ़िए, विश्वास दिलाता हूँ जरूर समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर देखते हैं
ठीक ज़्यादा समझ में आएगा इतनी बार। चलिए बढ़ते हैं। तो क्या नियम है, 21 का 2 भाग करते हैं। 21 का 2 भाग करते हैं तो एक होगा 21 एक कम 21, एक होता है 3 साते 21। जोड़ने पर हमें 10 चाहिए तो 7 3 10, ये जोड़ने पर आएगा। तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक बंद 10 नहीं लिखते, लिखते हैं 3 धन 7 एक्स प्लस 21 बराबर हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 3 में करा 3x, एक्स गुणा 7 में करिए 7x प्लस 21 बराबर 0। जोड़ा बना लीजिए दोनों का, दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर करिए तो जाएगा x प्लस 3 प्लस दोनों में क्या कॉमन है 7, तो 7 कॉमन करिए तो कितना बचेगा x प्लस 7 तरीके 21 बराबर क्या हो गया 0। अब एक ही दो चीज आ गया, एक ही चीज दो जगह आ गया तो कॉमन कर दीजिए, x प्लस 3 को बाहर कर दीजिए, x प्लस 3 बाहर ये झांक रहा है बाहर ये देख रहा है, ये दोनों को अंदर करेंगे x प्लस 7 को, x प्लस 7 अंदर हो गया बराबर क्या हो गया 0। अब यदि लेंगे, यदि कैसे लेंगे वही चीज, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, और यदि इसे लेंगे x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर -7, तो अतः x बराबर कितना -3 -7। अब आई बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 को हल करें बढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर -5x -24 बराबर 0 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, वही रूल है कि लास्ट वाले गिनती को बाहर निकालकर 2-2 टुकड़ा करते हैं। देखते हैं तो 24 के अगर हम 2-2 टुकड़ा करें तो कितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो पहला तो बहुत करेंगे तो 24 गुणे 1 कर देंगे, 24 से कम 24। बहुत करेंगे तो 12 गुणे 2 करेंगे क्योंकि 12 दूना भी 24 होता है। इसके बाद हम 8 गुणे 3 कर देंगे, 8 तिरी भी 24 होता है। फिर 6 करेंगे तो 6 चौके भी 24 होता है। लेकिन बात ये यहाँ पर चिन्ह को ही ध्यान देना है, चिन्ह तो घटाव का है। अगर घटाव का चिन्ह है तो घटाने पर एक बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए, मतलब ऋण का चिन्ह हो तो घटाने पर 5 चाहिए, वो भी ऋण 5 चाहिए। किसमें से घटेगा तो 5 आ जाएगा, 24 में से घटाएंगे तो 5 आएगा नहीं, 12 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा कभी नहीं, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, बिल्कुल यही सही है, ये सही है आपका। तो क्या करेंगे 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ध्यान रहे कि 8 में से 3 ही घटाना है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों, तब यहाँ लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक 1। मैंने कहा था कि 5 नहीं लिखना है, हाँ ये जो x है ना तो बाहर रहेगा, -24 रहेगा बराबर 0, लेकिन हमें 5 नहीं लिखना है, 8 ऋण 3 ही लिखना है। बढ़िए 8 - 3, अब क्या करेंगे ये x उतर जाएगा, ऋण भी उतर जाएगा, x एक बार 8 में गुणा करेंगे फिर x गुणा 3 में करेंगे, फिर ये 24 उतर जाएगा। यही नियम है, सिंपल है। चलिए या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा 8 में करिए तो 8x। देखिए बच्चों कोष्टक के बाहर अगर ऋण हो तो जब कोष्टक टूटता है चिन्ह बदल जाता है, इसलिए 8 को माइनस लिखा गया है, ऋण ऋण का गुणा प्लस हो जाएगा। अब x गुणा 3 में कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 3x माइनस कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना हो गया 0। जोड़ा बना लीजिए, ये दोनों का जब जोड़ा बनाएंगे तो क्या कॉमन है x कॉमन है, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x -8, 3 का पढ़ा पढ़िए 3 वाठे 24, 3 कॉमन, 3 का भागा देते हैं तो 24 में जा रहा है इसलिए 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x -3 वाठे 24 बराबर 0। बच्चों एक ही चीज 2 बार आ गया तो दोनों को कॉमन कर लेंगे, x -8 को कॉमन कर देते हैं तो x -8 हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। फिर जब दोनों कोष्टक में अलग अलग आ गया तब यदि लेते हैं, तो यदि लीजिए, यदि x -8 बराबर 0 तो पक्षांतर 8 कर दीजिए, x बराबर 8। अब इसकी बारी आ गई, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो
यक्स बराबर धन 3 है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। अतः लिखेंगे यक्स बराबर कितना 8 और ऋण 3। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है। हाँ बच्चों, अब आते हैं, देखिए पहला सवाल हमने हल किया, दूसरा भी हल कर लिया, अब तीसरा हल करेंगे और चौथा हल करेंगे। सेम वही नियम है, कोई परिवर्तन ही नहीं है। देखिए तो क्या करना है, वही चीज 20 को तोड़िए, तो 20 का अगर हम 2 भाग करेंगे तो 2 टुकड़ा कर लो। कैसे करोगे, देखो 20 एकम 20, 10 दूनी 20, 5 चौके 20, और कुछ कर सकते हो नहीं ना, इतना ही काफी है। देखते हैं, धन माने जोड़, जोड़ने पर कितना चाहिए 12, मिला 10 दू 12, मिल तो गया हमें, यही तो मिला हमें, बस जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, करेंगे या एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक बंद 12 नहीं 10 धन 2, लिखेंगे 10 धन 2, हाई एक्स बाहर लिखते हैं ऐसे करके, प्लस 20 बराबर हो गया आपका 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक बार गुणा करेंगे 10 में, फिर करेंगे 2 में। चलिए जाएगा आपका 10x प्लस 2x प्लस 20 बराबर 0। जोड़ा बना लेंगे यहाँ से दोनों का, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों जगह दिख रहा है, x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 10 दो दहा में 20, यानी 2 कॉमन हो गया, तो x प्लस 10 क्या पाया आपने, एक ही चीज 2 बार आ गया, इसको कॉमन करिए, बाहर करिए, तो x प्लस 10, ये बाहर देख रहा है, यह भी बाहर झांक रहा है, तो इसको कोष्टक में दोनों को बंद कर दीजिए, एक बार x लिखिए, एक बार धन 2 लिखिए, तो x प्लस 2 बराबर हो गया 0। 2 कोष्टक में दोनों राशि बंद हो गई, तो क्या करेंगे, यदि कॉमन लेंगे तो लीजिए यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर -10, पहला उत्तर हो गया। अब इसकी बारी आ गई, यदि x प्लस 20 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, अतः आंसर हो गया x बराबर पहला उत्तर -10 और दूसरा उत्तर -2। ये आपका आंसर हुआ। देख लेते हैं लास्ट वाला चौथा भी सवाल। बच्चों अंतर है, देखिए सब में एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने गिनती आने लगी, तो क्या करना चाहिए, सेम वही रूल है, थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है कि जब यहाँ गिनती आने लगे तो इसी गिनती का उठा के लास्ट में गुणा कर देना चाहिए। तो 2 का गुणा 8 में कर दीजिए, कितना आएगा, 2 8 16। अब वही परंपरा है कि 16 का 2 भाग कर लीजिए जितना आप जानते हैं, तो करिए 2 16 के 16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, और जानते हैं तो और कर लीजिए, नहीं तो इतना में काम चली जाएगा। धन का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह है, जोड़ने पर कितना चाहिए 10, कौन मिला 16 1 17, 4 4 8, 8 2 10, ये सही है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस कोष्टक बंद कर देंगे, इस x को बाहर कर लेंगे, 8 कर लेंगे बराबर 0। तो इसमें क्या लिखेंगे 8 धन 2, 8 धन 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। कैसे किया मैंने, क्योंकि मैंने इसको उतार दिया, प्लस उतार दिया, x का गुणा एक बार 8 में कर दिया तो 8x, x गुणा 2 में कर दिया तो 2x, 8 उतर गया, बस 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, 1 2 इसका जोड़ा, 1 2 इसका जोड़ा, क्या कॉमन है, देखिए 2 आ गया, 2 का पड़ा पड़ी 8 में आ रहा है, 2 चौके 8 4 बार जा रहा है, और यहाँ भी x और यहाँ भी x कॉमन है, मतलब ये दोनों में क्या कॉमन है 2x, तो 2x कॉमन करिए तो क्या बचेगा x प्लस 2 चौके 8। अब यहाँ देखिए तो 2 का पड़ा पड़ी 8 में, 2 चौके 8, 2 कॉमन हो गया, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, अक्षर कॉमन नहीं है, गिनती कॉमन है, तो गिनती क्या कॉमन है 2, तो x बच गया प्लस 4 बराबर 0। देखो बच्चों अब इसका कोई काम नहीं है, मिटा दे रहा हूं मैं इसको। आप देखिए तो एक ही चीज 2 बार आ गया, तो इसको लिखिए या इसको लिखिए, तो लिखेंगे x प्लस 4, बाहर ये झांक रहा है, यह भी झांक रहा है, तो झांकने वालों को अंदर कर दो, हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों पर यदि लिया जाएगा जैसे पहले लिखते थे, चलिए कैसे, यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4, इसकी बारी आ गई, यदि 2x प्लस 2 बराबर 0
तो क्या या 0 तो 2x बराबर, पहले हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो धन 2 उधर जाएगा तो -2, इसलिए x बराबर ऋण 2 तो पहले से ही था, ये 2 को पक्षांतर करिए तो 2 का गुणा है तो बटे हो जाएगा, बटे 2, 2 से 2 को काट लीजिए -1 आएगा, अतः लिखेंगे x बराबर ऋण 4 और -1। ये बच्चों एकदम कंप्लीट हुआ। हमने ये सिखाया आपको कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, इत्मीनान से सुंदर फेयर बना सकते हैं चाहेंगे तो। धन्यवाद।